ये दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए, और वो टॉपिक जो है हमारा है संविधान से। और संविधान के अंतर्गत जो है हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। क्लास हमारी कितनी भी हो इस टॉपिक पर, कितनी बड़ी जाए, और फंडामेंटल राइट्स हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको दोबारा कोई किताब ना पढ़नी पड़े और ना ही किसी टीचर की ज़रूरत पड़े दोबारा टॉपिक पढ़ने के लिए। तो हम ऐसे हिसाब से पढ़ेंगे। हमारे फंडामेंटल की राइट्स की जो क्लासें होंगी मौलिक अधिकारों पर, वो मान के चल सकते हैं हम 15 से 20 क्लासें हो जाएं, लेकिन बेहतरीन तरीके से हम कोशिश करेंगे पढ़ने की अपनी क्लासों को। और जो भी कुछ आपका डाउट रहा करेगा आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम आज अपने इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, और जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा मौलिक अधिकार, तब तक हम इस पर रेगुलर क्लास लेंगे। चलिए, आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं कि भाई मौलिक अधिकार होते क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, बेसिक बात करते हैं इंट्रोडक्शन की इसकी, तो हमें जो डायमेंशन सोचना है सबसे पहला यही है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, मौलिक अधिकार का नेचर कैसा होता है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे नागरिकों को, इस देश के नागरिकों को संविधान सभा ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, इनका क्या महत्व है। और हम इस सीरीज में जो है मौलिक अधिकारों का बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर मौलिक अधिकार क्यों होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, मौलिक अधिकारों का क्लासिफिकेशन क्या है, और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, मेजर टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे मौलिक अधिकारों को लेकर भारतीय न्यायपालिका की क्या प्रतिक्रिया रही है, जुडिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहा है। और जुडिकल इंटरप्रिटेशन के साथ ही हमें देखना होगा मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन हो सकता है, और संशोधन हो सकता है तो कौन करेगा, किसके पास में ये शक्ति है, और संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को किस सीमा तक संसद संशोधित कर सकती है, ये भी हम समझेंगे। ऐसा मान के चलना आप लोग कि मौलिक अधिकारों की सीरीज के ऊपर हमारी 15 से 20 क्लास जा सकती हैं, और हम उम्मीद करते हैं आप भी हमारे साथ बने रहेंगे और हम भी आपके साथ बने रहेंगे। और जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम मौलिक अधिकारों के अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसको हम रेगुलर रखेंगे, बाकी हम अलग से कुछ पढ़ लें अलग बात है। तो चलिए शुरू करते हैं हम मौलिक अधिकारों में बेसिक से। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये अधिकार क्यों होते हैं, क्या ज़रूरत है इनकी, क्यों ज़रूरी हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या भारतीय संविधान निर्माता अगर नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं देते तो क्या हो सकता था, क्यों ज़रूरी है। दरअसल अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो है 1947 में आज़ादी मिलती है, और हम 26 जनवरी को 1950 को अपना जो है संविधान को कमेंसमेंट करते हैं, संविधान को लागू करते हैं। हम अपने संविधान को जो है कमेंसमेंट करते हैं, संविधान को लागू करते हैं। तो जब भारत के अंतर्गत संविधान को लागू किया जा रहा था और हम अंग्रेज़ों से आज़ादी ले रहे थे, तो भारत के अंतर्गत राजनीतिक सिस्टम की, पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, राजनीतिक प्रणाली की अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो भारतीय स्वतंत्रता के नायक थे, इन लोगों ने भारत में लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक जो है राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया।
लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। और जब हमारे संविधान निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी भारत के अंतर्गत पॉलिटिकल सिस्टम को, राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीतिक सिस्टम को अपना रहे थे, तो तभी हम ये मान सकते हैं कि भाई अगर आपको मौलिक अधिकारों को संविधान में नहीं दोगे, अगर नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, नागरिकों के पास में अपने अधिकार नहीं होंगे, तो हम एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था या हम डेमोक्रेटिक स्टेट की स्थापना नहीं कर सकते। अगर हमें डेमोक्रेटिक राज्य व्यवस्था अपनानी है, लोकतांत्रिक राज्य को अपनाना है, तो उसमें मौलिक अधिकारों का होना जरूरी है। मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं? क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या अपनाया है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली जो अपनाई है हमने, वो कैसी अपनाई है? लोकतांत्रिक अपनाई है। अगर आप लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी होगा कि लोगों के पास में अधिकार हो, यानी कि राज्य इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि लोगों को बोलने तक की आज़ादी न हो, लोग बोल भी ना पाएँ। अगर हम अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को नहीं अपनाते, तो देश के लिए जो हमने डेमोक्रेटिक स्टेट की व्यवस्था की है और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और संविधान सभा ने जो सपना देखा था एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करने का, वो सपना अधूरा रह सकता था। इसीलिए हमने जो है अपने मौलिक अधिकारों को संविधान के अंतर्गत अपनाया है। अब आगे हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए यदि संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, तो क्या होता? चलो ठीक है, हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम अपना लिया है और उसमें बात कर दी कि भाई लोगों के पास में अधिकार होंगे, लोग जो है लोगों के पास में बोलने का अधिकार होगा, जो है लोगों के पास घूमने का अधिकार होगा, जीवन का अधिकार होगा, धर्म का अधिकार होगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार होगा। ये सब बात ठीक है। अगर मान लें हम कि मौलिक अधिकार नहीं होते अगर हमारे संविधान में, तो हम ये कह सकते हैं हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट की व्यवस्था को जारी नहीं रख सकते थे। और लोकतंत्र बिना मौलिक अधिकारों के, बिना अधिकारों के जो है लोकतंत्र क्या है? एक खोखला ढकोसला है। इसीलिए जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को अपनाया है। मौलिक अधिकारों की यदि हम विशेषता की बात करें तो मौलिक अधिकार आगे क्यों जरूरी हैं? अगला पॉइंट, मौलिक अधिकार लोगों को अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का मौका देते हैं। विकसित करने का मौका देते हैं। समझते हैं क्या है इसका मतलब? अगर मान लीजिए हमने लोगों को अधिकार नहीं दिए, तो एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ है, और मान लीजिए हम उसके घूमने फिरने की आज़ादी पर जो है प्रतिबंध लगा देते हैं, हम उसकी आज़ादी को रोक देते हैं और हम उससे कहते हैं कि आप जो है भारत में नहीं घूम सकते। और इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति अपनी जो घूमने की जो प्रक्रिया है, जो वो घूमना चाहता, घूम फिर कर जो है एक्सप्लोर करना चाहता है, तो क्या वो भारत को पूरे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स अगर व्यक्ति की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना है तो हमें उसको अधिकार देने ही पड़ेंगे, और अधिकार नहीं देंगे तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए भी लोकतांत्रिक समाज के अंतर्गत जो है ये ज़रूरी है कि मौलिक अधिकार हों। अब दूसरा, जो अगर हम बात करें मौलिक अधिकार क्यों ज़रूरी हैं, देखो किसी भी सिस्टम में जब कहा जाता है कि जिस समय राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो रही थी, स्टेट बन रहे थे, स्टेट का क्या मतलब होता है ये कभी हम और समझेंगे, और मौलिक अधिकारों में स्टेट का मतलब कुछ और होता है जिसे हम आर्टिकल बारे में पढ़ेंगे।
तो जिस समय राज्य की स्थापना हो रही थी, स्टेट की स्थापना हो रही थी, उस समय जो है लोगों ने समझौता किया था। लोगों ने समझौता किया था। लोगों ने क्या समझौता किया था? लोगों ने किया था कि हम कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथ में जो है अपने अधिकार सौंपना चाहते हैं और हमें जो है क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। और हम क्या चाहते हैं? सुरक्षा चाहते हैं। और सुरक्षा के लिए हमने क्या किया? राज्य से समझौता कर लिया और अपने अधिकार सौंप दिए और हमने कुछ अधिकार अपने पास रखे। तो राज्य की स्थापना के अंतर्गत जो है लोगों के अधिकारों का बहुत ज़्यादा रोल था। कभी एक ऐसा समय था, यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, वहाँ पर ये बात कही जाती है। हालांकि पॉलिटिकल थिंकर हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बेसिक संविधान पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो उसी के दायरे में रह के बात करेंगे। मेरे हिसाब से ये सवाल आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि मौलिक अधिकार ज़रूरी क्यों हैं, क्यों चाहिए। अब आगे बात करें यदि हम, तो जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता होती है? आगे मौलिक अधिकारों की विशेषता होती है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं। अब मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, ये क्या आइडिया है? समझते हैं इसका मतलब क्या है? दरअसल राज्य के विरुद्ध होने के मौलिक अधिकारों का मतलब है, राज्य क्या कहता है कि टिकटॉक पे डांस करना बंद करो। राज्य क्या कहता है? टिकटॉक पे मुजरा करना बंद करो। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो चली गई। और जबकि संविधान कहता है कि लोगों को मुजरा करने का अधिकार है। मुजरा करने से मतलब है मेरा, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, अपने फ्रीडम को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। इसका मतलब ये है, दैट मीन्स संविधान ने कहा आपको बोलने की आज़ादी है, जबकि राज्य कहता है आपको सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसीलिए कहा जाता है मौलिक अधिकार जो हैं राज्य के विरुद्ध होते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने क्यों रखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और संविधान सभा की तरफ थोड़ा सा रुख करेंगे और समझते हैं क्या करना है। अब हमने बता दिया कि मौलिक अधिकार क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है ये मूल स्तंभ होते हैं। और राज्य को अगर लोकतांत्रिक बनाना है तो लोगों को अधिकार देने ही पड़ेंगे। अब हम जो है संविधान की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में जो है किस तरह की चीज़ें कही गई हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट वन अपना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, तो हमने जो है अपनी संविधान सभा बनाई थी। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो संविधान सभा थी, इसमें जो है कुछ लोगों को चुनकर जो है संविधान सभा में अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। और वो जो कमेटियां थी उनका अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से क्या करना है, इस चीज़ पर विचार करना था और अपने अपने जो है विचारों को लिखना था, बताना था कौन से भाग संविधान के क्या होने चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कर्तव्य कैसे होने चाहिए, या फिर हमारा देश का जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का स्तंभ मूल क्या होना चाहिए। तो होता क्या है, संविधान सभा जिस समय बनी थी, इसके अंतर्गत बहुत सारी कमेटियाँ बनी थी, समितियाँ बनी थी। इन्हीं समितियों में एक मौलिक अधिकारों से संबंधित, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित सब कमेटी थी। सब कमेटी, मौलिक अधिकारों की उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे कौन? जे.वी. कृपलानी। और जे.वी. कृपलानी की अध्यक्षता में जो मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी थी, इसको मौलिक अधिकारों को रिव्यू करने का जो है काम सौंपा गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के अंतर्गत, देखो एक बात हम अच्छे से जानते हैं, हमारे संविधान का जो अधिकतम भाग है, लगभग 70% भाग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है।
लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं संविधान के अंतर्गत जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं। जैसे मौलिक अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें लिया गया है कहाँ से? यूएसए के संविधान से। अब यूएसए के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है अपने मौलिक अधिकारों को, तो ऐसा तो है नहीं कि संविधान जो निर्माती सभा थी, संविधान सभा थी, वो एज इट इज यूएसए में जैसा अधिकार दिए गए हैं वैसे उठा लेती, क्योंकि यूएसए की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वो अलग थी और हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि एज इट इज हमने यूएसए से जो संविधान, यूएसए के संविधान में जो मौलिक अधिकार लिखे गए हैं इनको हमने अपना लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकार हैं और भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। यस, क्या डिफरेंस है? एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने नहीं जा रहे हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं, वो हमारे ऑप्शनल का पार्ट होता है, ना कि जीएस का पार्ट। तो एक तरफ यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो हैं ये कैसे हैं? ये एब्सोल्यूट हैं। यूएसए के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये निरपेक्ष हैं, और जबकि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं हैं। दैट मीन्स, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एब्सोल्यूट है, यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा यूएसए का संविधान है वो लोगों को बिना किसी लिमिट के, बिना किसी सीमित के अधिकार देता है, इसलिए कहा जाता है ये एब्सोल्यूट है। जबकि भारतीय मौलिक अधिकारों पर जो है सीमित हैं, इसके ऊपर सीमाएं प्रतिबंधित हैं, लगाई गई हैं, और जब सीमाएं लगाई गई हैं दैट मीन्स ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यूएसए के संविधान में आपको टिकटॉक पर मुजरा करने की खुली आज़ादी है, जबकि भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट मीन्स आपको सोशल मीडिया पे क्या बोलना है, आपको क्या लिखना है, इससे संबंधित आपके मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तार्किक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वो तार्किक प्रतिबंध किस तरीके से काम करते हैं हम आर्टिकल 19 के साथ में उसे पढ़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल ये समझ चुके हैं कि एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है? मौलिक अधिकारों पर कोई सीमा ना होना। आप कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, खुला दरबार है। आप जो है अपने सर के ऊपर 4 कबूतर बांध के निकल सकते हैं यूरोप में के अंतर्गत या यूएसए के अंतर्गत। क्या भारत के अंतर्गत आप 4 कबूतर अपने सर पर लेकर निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकल सकते। दैट मीन्स भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनके ऊपर तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब अगली विशेषता जो है भारतीय संविधानों के अंतर्गत, इसमें बेसिक में हम समझते हैं संविधान के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य के अगेंस्ट हैं। राज्य के अगेंस्ट होने का मतलब ये है अगर मोदी सरकार आपके मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाती है, एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024 में ब्रॉडकास्टिंग एक्ट लेकर आ रही थी, किसको सोशल मीडिया पे कितना मुजरा करना है इसको प्रतिबंध या रेगुलेट किया जाना था। हालांकि वो अलग बात है कि ये बिल गिर गया, तो इसका मतलब राज्य के विरुद्ध हैं। अगर राज्य के विरुद्ध हैं मौलिक अधिकार तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, ये समझने का विषय है आर्टिकल 32 के साथ, लेकिन बेसिक हम जो है मौलिक अधिकारों को समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, भारतीय संविधान में किस तरीके से कहाँ दिए गए हैं, और हम आगे बेसिक पे अगर यदि बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं, अब बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि ये यूएसए का संविधान से लिए गए हैं, एडॉप्ट किया गया है।
भारतीय संविधान के पार्ट 3 में मौलिक अधिकार हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और वन डे एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी में भी कई बार ये चीज़ पूछी गई है, तो पूछ लिया जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आर्टिकल 12 से लेकर 13 से 35 तक और पार्ट 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा और समझा उसमें हमने अपने फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये ख़त्म कर लिया। मौलिक अधिकार क्यों ज़रूरी है ये हमने समझ लिया है। अब हम जो समझते हैं मौलिक अधिकारों का क्लासिफिकेशन समझते हैं और हम बात करते हैं मेजर टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक इसे मैं साफ कर देता हूँ। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें मौलिक अधिकारों की, तो इसे हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला तो ये जो मौलिक अधिकार है संविधान निर्माताओं ने किस किस को मौलिक अधिकार दिए हैं। ये जो है कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं इसके अंतर्गत जो विदेशी नागरिकों को दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को दिए गए हैं, कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं, जब हम एक एक आर्टिकल पे बात करेंगे तो वो वहीं पर कर लेंगे। यहाँ पर पंचायत करने क्यों बैठना, बिल्कुल नहीं बैठेंगे हम। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। तो इसे हम 2 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। हालांकि संविधान के अंतर्गत कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, ये हम अलग अलग जो है क्लासीफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ठीक है, चलिए अब हम मेजर टाइप ऑफ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसे समझते हैं। सबसे पहले जो है हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम अपने मौलिक अधिकारों का डिवीज़न करेंगे और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम बेहतर तरीके से समझेंगे एक एक को। लेकिन आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है बेसिक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो आर्टिकल 12 है भारतीय संविधान का, वो वो कहता है, देता है हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा, ये बहुत रोल रहने वाला है राज्य का। संविधान के जो है कुछ पार्ट ऐसे हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, जहाँ पर हम स्टेट वर्ड को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट हम जो नॉर्मली समझते हैं, जो देखते हैं आमतौर पर यूपी बिहार, ये वाली परिभाषा ये देते हैं कि यूपी बिहार ये प्रांत है, स्टेट नहीं है। राज्य की परिभाषा जो है पॉलिटिकल साइंस में अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बेस पे करेंगे तो उस पर अलग तरीके की परिभाषा हो जाएगी, जिसे हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि वो ऑप्शनल PSIR का पार्ट होता है या फिर बेसिक पॉलिटी का पार्ट होता है, जो हम यहाँ पर तो कवर नहीं करेंगे एटलीस्ट। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। भारतीय संविधान के पार्ट आर्टिकल 12 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार एंड इंडियन पार्लियामेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट, ये क्या है, इस राज्य है। एज इट इज बेयर एक्ट में जो लिखा गया है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या इंडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट
लेजिस्लेचर, ये भी जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 क्या होगा, राज्य होगा, राज्य सरकारें और राज्य विधायिका। स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट, जितने भी प्रकार की गवर्नमेंट होती हैं लोकल गवर्नमेंट, या अनदर अन्य संस्थाएं। अन्य संस्थाएं मतलब जो अदर इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि गवर्नमेंट फंडिंग स्कूल, राजकीय कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक एम्स। ये जो है आर्टिकल 12 के अनुसार सब क्या हैं, राज्य हैं। दैट मीन्स अगर आपके मौलिक अधिकारों का इनमें से कोई भी संस्था वायलेशन करती है तो आप जो है माय लॉर्ड के पास जा सकते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत ये काफ़ी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। वनडे एग्जाम में तो यही पूछा जाता है, यूपीएससी वगैरह और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में जो है अंदर डेप्थ में वो पूछ लेता है। अब हम जो है बेहतर तरीके से आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे और आर्टिकल 13 को पढ़ने के बाद में हम मौलिक अधिकारों का क्लासिफिकेशन करने के बाद में क्लास को ख़त्म करेंगे आज के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है कहा गया है विधि के संगत और असंगत की जांच। लोग की यहाँ पर जो है भारत सरकार या राज्य सरकारें या पार्लियामेंट जो है जो कानून बनाती है उनकी आर्टिकल 13 के तहत जांच पड़ताल की जाती है। चलिए बात करते हैं आगे, विधि के संगत और असंगत का क्या मतलब है। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 13 का पार्ट 1 जो है। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और 1950 में लागू हुआ, दैट मीन्स भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये 1950 में आए। तो कुछ कानून तो हमारे ऐसे हैं जो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है इम्प्लीमेंट हुए, सम लॉज। कुछ कानून ऐसे हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों के लागू होने के बाद में हुए, मौलिक अधिकार लागू हुए उसके बाद में लागू हुए, और कुछ कानून ऐसे हैं जो संविधान लागू होने से पहले, कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मौलिक अधिकारों के कमेंसमेंट से पहले जो लागू हुए, उन्हें कहा जाता है पूर्व संवैधानिक विधियाँ। पूर्व संवैधानिक विधियाँ लाइक इंडियन पिनल कोड IPC 1860। अब समझते हैं ये आर्टिकल कहता क्या है। सबसे पहले तो जो है ये विधि की जांच करता है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। विधि के संगत और असंगत का मतलब क्या है? विधि की जांच। जांच किस बेस पे होती है? क्या ये संविधान का उल्लंघन करती है या नहीं करती है। तो जो पूर्व संवैधानिक विधियां हैं जैसे कि इंडियन पिनल कोड, मान लीजिए अंग्रेज़ों ने कोई ऐसा कानून बनाया होगा जो लोगों के बोलने की आज़ादी को छीनता होगा उस समय पर। अगर ऐसा है, दैट मीन्स अगर ऐसा कोई लॉ है जो संविधान लागू होने से पहले जो है लागू हुआ, 1860 का जैसे एक्ट इंडियन पिनल कोड, दैट मीन्स मौलिक अधिकारों के लागू होने से पहले हुआ है। और ऐसा कानून, यदि ऐसा कानून दैट मीन्स पूर्व संवैधानिक विधि वो वॉयलेट करती है,
वो हनन करती है किसका? फंडामेंटल राइट्स का। अगर ऐसी कोई विधि जो संविधान लागू होने से पहले हुई और वायलेट करती है हमारे मौलिक अधिकारों को, तो उस विधि को फंडामेंटल राइट्स या संविधान ढक लेता है। इसको कहते हैं हम आच्छादन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए यदि हमारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देती है गवर्नमेंट, तो जो संविधान लागू होने से पहले जो कानून थे ये अपने आप जारी हो जाएंगे और लोकतंत्र का जो महत्व है वो ख़त्म हो जाएगा, वो संविधान के महत्व को ख़त्म कर देगा। तो इसको कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। दैट मीन्स कि संवैधानिक पूर्व विधियों को मौलिक अधिकारों के द्वारा जो ढक लिया गया है, ऐसे कानून हैं जो वायलेट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो उनको हम कहते हैं पूर्व संवैधानिक विधियाँ या आच्छादन का सिद्धांत। तो ये आर्टिकल 13 का पार्ट 1 था। तो ये विधि के क्या वो विधि के संगत है, क्या विधि के असंगत है, ये जांच होती है। आगे बात करते हैं हम इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 13 का पार्ट 2। ये क्या कहता है आर्टिकल 13 का पार्ट 2? देखो, हमारे जो देश में लॉ मेकिंग बॉडी जो है, संस्था कौन है? सबसे बड़ी लॉ मेकिंग संस्था कौन है? पार्लियामेंट है, हमारी संसद है। और भारत में जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो पावर है, वो कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार जो है सबसे बड़ी शक्ति है, वो कोई भी नियम कानून लागू कर सकती है। अब मान लीजिए पार्लियामेंट कल के दिन को जो है हमारे प्रधानमंत्री जी उठते हैं रात को 12 बजे और कहते हैं, भाइयों और बहनों, हम जो है आपके आज से जो है मौलिक अधिकारों को ख़त्म करेंगे। किस तरीके से करेंगे? हम जो है अट्टम सट्टम कानून लेके आएंगे जिससे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है ख़त्म हो जाएंगे स्वतः ही। अब हमारे ताऊ उठे रात को 12 बजे और बोल दिया कि आपकी बोलने की आज़ादी ख़त्म और आपका जीवन का अधिकार ख़त्म। तो ऐसे केस में अगर ऐसा कोई कानून भारत सरकार या लॉ मेकिंग संस्था बनाती है या ऐसा कोई कानून बनता है जो वायलेट करता है, जो हनन करता है किसका? फंडामेंटल राइट्स का, उस केस में न्यायपालिका उस कानून के उतने ही पार्ट को जो है गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। अच्छा, इसका मतलब अगर सरकार कुछ हमारे खिलाफ करती है, हमारे मौलिक अधिकारों को छीनती है हमसे, तो हमारे अंकल कौन? न्यायपालिका, क्या ये हमें बचाने आएंगे? यस, बिल्कुल बचाने आएंगे। वो कहेंगे अंडर आर्टिकल 13 आपकी जो विधि है वो मौलिक अधिकारों को वायलेट करती है, इसलिए हम विधि के इस पार्ट को या पूरी विधि को हम क्या करते हैं? गैर संवैधानिक घोषित करते हैं। दैट मीन्स ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा उसको न्यायपालिका नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। दैट मीन्स ऐसा कानून 0 वैल्यू का होगा। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से आर्टिकल 13 में बहुत हो गया है, काफ़ी है समझने के लिए। और ऐसा जो सिद्धांत है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत मतलब विधि का उतना पार्ट ही जो है आप जो है नल एंड वॉइड या 0 घोषित करोगे जो केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। चलिए, हमने अब आर्टिकल 13 और 12 में काफ़ी कुछ जान लिया है और आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। कहानियाँ बहुत सारी हैं मौलिक अधिकारों के साथ, पढ़ने के लिए मज़ा आएगा। तो फिलहाल हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं।
अपने मौलिक अधिकारों का। दरअसल भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है जो मौलिक अधिकार दिए हैं, ये उस समय पर 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो है ये 6 प्रकार के रह गए हैं। इनको हम समझते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, सबसे पहला आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो हमारा मौलिक अधिकार हैं, इन्हें कहा जाता है समानता के अधिकार या समता के अधिकार। इक्विलिटी का राइट्स, समानता का अधिकार। आर्टिकल समानता के अधिकार आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को उठाएंगे और उसे क्रैक करेंगे, हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्लासिफिकेशन पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से जो है मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आना पॉसिबल है किसी भी एग्जाम में, क्या वो यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी हो, वहाँ पर ये सवाल बहुत अच्छा बनता है। अगला जो हमारा पार्ट है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, इसमें जो है स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रताएं, फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम का राइट्स जो है कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है, अगला क्लासिफिकेशन है हमारा आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक। ये जो कहता है, ये जो प्रकार है, ये है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आप किसी का शोषण करते हो तो आपके खिलाफ जो है ये आर्टिकल 23 और 24 के तहत कार्रवाई हो जाती है। इसको हम समझेंगे किस तरीके से कार्रवाई होगी। और अगला जो है हमारा आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, इसमें धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। धार्मिक स्वतंत्रताएं, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है, आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30, ये शिक्षा, एजुकेशन एंड कल्चर, संस्कृति की बात करता है। संस्कृति से संबंधित अधिकार और शिक्षा से संबंधित अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 में। अगला हमारा जो है अधिकार, मौलिक अधिकारों का क्लासिफिकेशन, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो कुल मिलाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है इतने अधिकार जो है दिए हैं हमें। ये कोई संविधान में अगर आप रियल बेयर एक्ट उठाओगे तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो क्लियरली जो है इस तरीके से हमारे एक प्रकार ये हो गया, 2 प्रकार, तीसरे नंबर का, 4th नंबर का, 5 और 6। भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। और अब जो है हम आने वाली आगे की क्लासों में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक एक एक चीज़ को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। और ये क्लास जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।